हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों 25 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाला, टोटल आप लोग का 3 दिन में पेपर 6 शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हो चुका है। जो 25 तारीख का पेपर हुआ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, उसका मैं मैथ का क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ठीक है। और मैथ का क्वेश्चन मैं सारा नहीं कराने वाला हूं, जो आसान क्वेश्चन है उनको नहीं कराने वाला हूं। जिसमें बच्चों को दिक्कत हुआ है या नहीं कर पाए हैं वो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जिससे आपको फायदा मिलेगा। किसको? जिसका भी 30 और 31 तारीख को पेपर है, 30 और 31 अगस्त का जिसका भी पेपर है दोस्तों, आप सभी लोग को फायदा मिलेगा। आप लोग क्लास में बने रहिए, क्लास छोड़ के कतई मत जाइएगा। मैं जो भी चीज बताऊंगा यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप लोग का क्लास छोड़ के तो कतई मत जाइएगा। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा हो, और जो क्वेश्चन आसान आपको लग रहा है उसमें और आपसे क्या पूछ सकता है एक्स्ट्रा, इन सभी चीजों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका 25 तारीख का सेकंड शिफ्ट हुआ था दोस्तों, उसमें काफी चेंजिंग देखने को मिला, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चंस पेपर में आया है, आप कैसे उसमें समय बचा सकते हैं अपना, कैसे पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे आपका पूरा नंबर इनहेंस कर ज्यादा नंबर आए। तो दोस्तों आप लोग क्लास में बने रहिएगा। सभी लोग मुझसे वादा करिए कि आप लोग क्लास को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लासेस में सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं उन सभी लोग को फायदा मिलेगा। आप लोग यहाँ पे अटेंड करके जाइए, आप लोग को खुद समझ में आएगा कि आपके पेपर में कितना आपका समय बच रहा है, और कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे। जो आपको टफ लगेगा वहां पे आप आसान तरीके से करके आएंगे। तो दोस्तों मुझसे जुड़िए, आप लोग को फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। 4 क्वेश्चन लिखा गया है, और इन चारों क्वेश्चन का क्या खासियत है मैं आपको बताने वाला हूं। आप कैसे इसमें समय बचा सकते हैं, क्या आपको करना है। अगर आपको नहीं आता है तो देखिएगा प्रोसेस, अगर आपको आता है तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर निकालिए, ठीक है मेरे साथ। तो देखते हैं, जो जिसका भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देके बताएगा, ठीक है। जिसका भी आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देके बताएगा। और दोस्तों मैंने हिंदी की भी क्लास पढ़ा रखी है, अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं उसको जरूर जाके देख लीजिए, ठीक है। वहां से भी आपका नंबर इनहेंस कर जाएगा। मुश्किल से मैंने 15 से 20 मिनट का क्लास पढ़ाया है हिंदी का। उसमें आपको फायदा ये मिलेगा कि जितनी चीजें पूछ रही है ना प्रीवियस ईयर मैंने उसको कवर किया है, तो 15 से 20 मिनट में आपको चीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से जाके एक बार उसको भी देख लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने विराम चिन्ह, सर्वनाम, क्रिया, और उसके बाद हम इधर आपका जो क्वेश्चन वाला आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब मैं सारी चीजों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ। एक बार जाके आप देख लीजिए। मैं रस वाला चैप्टर भी पढ़ा दिया हूँ, जितना उसको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उन सभी चीजों को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और फिर से जो आपका युग्म शब्द आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। जो युग्म शब्द आ रहा है, समुच्चयित शब्द जो पूछता है आपका, वो समसूत्र जो भिन्नात्मक शब्द होता है, वो एक बार जरूर दोस्तों जाकर देख लीजिए। जितना भी चीज मैं बताया हूँ उससे ही आपके पेपर में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों फिर हम लोग टॉपिक में आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कैसे आप इसे कम समय में कर सकते थे, कैसे से आप कम समय में कर सकते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप प्रोसेस को देखिए, क्या है इसमें दिया है। बोला गया कि एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, ठीक है। एक बंदा है जो कार्य को 63 दिनों में कर सकता है। बी ए की तुलना में 40% अधिक इफिशिएंट कुशल है। बी जो है ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है। अब बताइए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने पर आपके एक चीज दिमाग में जरूर काम करना चाहिए कि ये जो लाइन बोल दिया बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानी इफिशिएंट है, मतलब उसकी क्षमता अधिक है। इसका मतलब जो बी होगा ना वह ए की तुलना में कम समय लेगा। अच्छा, ए कितने दिन में काम कर रहा है? 63, तो 63 से कम होना चाहिए ऑप्शन में। अब हालांकि सारा ऑप्शन इन्होंने 63 से कम रखा है तो आप मार नहीं सकते हैं, लेकिन पेपर में कोई अगर एक ऑप्शन 63, मान लीजिए सारा ऑप्शन 63 के ऊपर होता और एक ऑप्शन 63 के नीचे होता, तो सीधे आपको टाइम बचाना था, सीधे क्वेश्चन टिक करके आपको निकल जाना था, आपका आंसर सही रहता। लेकिन यहाँ आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में भी कैसे समय बचाना है, मैं इन्हीं सब चीजों पर बार बार जोर दे रहा हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपसे मुझे जुड़ने के लिए, आपको देखिए क्या फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों देखिए, इसमें दिया क्या हुआ कि क्या बोला, एक किसी कार्य को 63 दिनों में कर सकता है। ए क्या कर रहा है, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 63 दिनों में कर रहा है, ठीक है। ये 63 दिनों में कर रहा है। अब फिर बोला बी ए की, जो बी है वो ए की तुलना में 40% अधिक एफिशिएंट है। जो बी है वो ए की तुलना में 40% अधिक एफिशिएंट है। 40% का फिक्सन मान कितना होता है जल्दी बताइए। 40% का फिक्सन मान कितना होता है? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। यानी अगर बी की इफिशियंसी ए है, बी की क्षमता ए है, तो इससे 40% इफिशिएंट हो जाएगा। तो कितना, इसमें +2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज दिमाग लगाना है, यहां से एक चीज आपको दिमाग लगाना है। यदि इफिशियंसी का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:5। अब आपसे क्वेश्चन में बोल क्या रखा कि एक किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 63 दिनों में। एक किसी कार्य को 63 दिनों में कर रहा है, तो ये इसके कितने टाइम्स है? ये इसके कितने टाइम्स है जल्दी बताइए। 7 9 कितना होता है? 63। 7 9 कितना होता है? 63। तो ये भी कितना हो जाएगा इसका? ये भी कितना हो जाएगा? बी भी कितना हो जाएगा? इसके 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 × 25 = 45, यानी 45। यानी क्या हो गया?
जिस काम को ए 63 दिन में कर रहा उसी काम को बी कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि बी जो है वो ए से 40% अधिक इफिशियंट है, 40% अधिक इफिशियंट है। अब देखिए ये भी प्रोसेस करने को आपको जरूरत नहीं था, जो लड़का होशियार होगा, जो लड़का टैलेंटेड होगा, इतना स्टेप करेगा नहीं। बस अगर उसने 40% बोल दिया है, 40% बोल दिया है, तो सीधे वो टाइम का रेशियो लिखेगा, सीधे बंदा टाइम का रेशियो लिखेगा। और टाइम का क्या लिखेगा, जब बोल रहा वो 40% इफिशियंट 5 से 7 हो रहा है, इफिशियंसी बी की 5 से 7 हो रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 7 से 4, 7 से 5, 7 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 सीधे लिखेगा, ये सब स्टेप नहीं करेगा, ये सब स्टेप नहीं कर रहेगा। इस लाइन से सीधे पता चला कि बी की जो एफिशिएंसी है वो 40% अधिक है, यानी बी कितना एफिशिएंट है, 5 से 7, मतलब बी की एफिशिएंसी 7 है, ए की एफिशिएंसी कितनी, 5 है। तो टाइम कितना हो जाएगा, एक ए का कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अब बी का कितना हो जाएगा, 5 हो गए। तो सीधे इसको पेपर में लड़का लिखेगा, और यहां से उसको क्या पता चल जाएगा, ए कितने दिन में काम कर रहा है, 63 दिनों में, तो बी कितने दिन में करेगा। जब ये 9 टाइम्स है, ये 9 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे उसका समय बच जाएगा। अब बताइए, एक इतना प्रोसेस करेंगे, एक आप सीधे करेंगे, तो बताइए वो लड़का आपसे आगे निकलेगा नहीं निकलेगा, वो आपसे आगे निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45। अब ये समय बचाने का फायदा क्या मिलता है, जब आप समय यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन में बचा लेते हैं, तो उसका फायदा ये होता है, जब आपके सामने बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको आप प्रॉपर टाइम दे पाते हैं, उसको आप प्रॉपर टाइम देते हैं, ठीक है, उससे आपको फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग को ध्यान से देखना, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जहां तक हमको लगता है इसमें आप बहुत ज्यादा समझने वाली कोई चीज नहीं, तो फिर भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। हमने ये बस इस क्वेश्चन को मैं बताने के पीछे रीजन ये था कि इस क्वेश्चन में आप समय कैसे बचाएंगे। दोस्तों कंपटीशन मतलब समय, ठीक है, कंपटीशन का मतलब ही समय है। आप ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा समय ले रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ज्यादा आपके लिए मैटर करेगा, ठीक है, तभी आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। दोस्तों ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसको सबसे पहले आपको ट्राई करना है, सबसे पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको ट्राई करना। अच्छा देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि विक्रय मूल्य का 7%, विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, बराबर है, ठीक है, विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपया अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। अगर इसमें आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं। अगर यदि आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अगर आप बनाने लगेंगे तो समय आप ज्यादा लेंगे। तो चलिए, कैसे इस क्वेश्चन पे आपको समय बचाना है, कैसे ऑप्शन से करना, मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, बार बार मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा क्लास आपको लेने का यही फायदा मिलेगा, आप कैसे कम समय में क्वेश्चन को टैकल करना स्टार्ट कर देंगे, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि मैं इतना कम समय में कैसे कर लिया। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखिए क्या दिया हुआ, इसमें बोला ना, विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, ठीक है। विक्रय मूल्य का, विक्रय, इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। अच्छा, यहां से सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 8/7। अब देखिए यहां से भी आप थोड़ा सा ऑप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको चेक करना है कि विक्रय मूल्य कहां कहां 8 है, 8 गुना बनना है। अच्छा देखिए, यहां भी 8 गुना बनना है, यहां भी 8 गुना बनना है। क्या विक्रय मूल्य यहाँ 8 गुना बनना, 8 पंजे 40 कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 950 है, ये 8 का मल्टीपल है, क्या नहीं है, ये 700 विक्रय मूल्य हो सकता है। 2 ऑप्शन आपने यहीं पे काट दिया, बस एक इक्वेशन बना के आपने 2 ऑप्शन काट दिया। अब चलिए चेक कर लीजिए, चलिए चेक कर लीजिए। देखिए विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपया अधिक है, एक ऑप्शन आप चेक कर लीजिए जो आपको सबसे इजी लगता हो। और सबसे पहले चेक करिए आप कौन सा ऑप्शन, सबसे पहले देखिए, अभी इसका भी आप लेंगे तो अधिक आएगा। तो सबसे पहले देखिए जो 700 800, क्या इसका डिफरेंस लेने के में 2 रुपए का अंतर आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो ऑप्शन ये हो जाएगा। तरीका यही है सबसे अच्छा चेक करने का, ठीक है। सबसे पहले कैसे आप चेक कर सकते हैं, चलिए चेक करिए। अब देखना है आपको विक्रय मूल्य का 9%, मान लीजिए आपका विक्रय मूल्य 800 रुपया, ठीक है। ये देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। हर एक ऑप्शन में क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि बोल रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये भी क्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, इस चीज को समझिएगा, ऐसा नहीं मतलब उल्टा को सब चीज समझ लीजिएगा। जो पहला दिया कॉस्ट प्राइस दिया है, जो बाद में दिया विक्रय मूल्य दिया है। अब देखिए इस इक्वेशन से देखिए एक कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, क्या बोल रहा है, यदि विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य कितना माने थे दोस्तों, विक्रय मूल्य आप कितना माने, 800 रुपये मानना है, ठीक है, 800। अब इसका ले लीजिए कितना आप, 9%, इसका 9% लेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9% लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, 72 तो ही आएगा, 72 तो आएगा, सीधे आप 9% 72 लिखते हैं, ठीक है, समय बचाने के लिए। अब कॉस्ट प्राइस कितना मानना है, आप 700 मान लीजिए, कॉस्ट प्राइस को 700 मान लीजिए, ठीक है, 700 मान लीजिए। इसका कितना लेना, 10% लेंगे, इसका 10% लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। अब देखिए 2 रुपया का ही तो अंतर आ रहा है, 2 रुपये का ही तो अंतर आ रहा है।
ये 2 रुपए का ही तो अंतर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे यहाँ पे आपको 9% लेना था सेलिंग प्राइस का, और क्रय मूल्य का 800 का आपका कितना लेना था, 9% लेना था, और 700 का आपको क्या लेना, 10% लेना था, 2 रुपए का अंतर आता, आपका यही ऑप्शन हो जाता है। बाकी इस सब ऑप्शन में नहीं होगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। ऐसे आप अपना समय बचा सकते हैं पेपर के अंदर। मैं इन्हीं सब चीजों को बार बार जोड़ दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं इसको डस्टिंग कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मैं इन दोनों जो छोटे छोटे क्वेश्चन इसको मैं क्यों लिखा हूँ, इसका भी मैं आपको बताता हूँ रीजन। जब भी दोस्तों डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है तो आप लोग डिस्काउंट का सक्सेसिव वाला याद कर रखे हैं, फटाक दे लगाते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन आया, 50%, 50% और 40% की क्रमिक छूट कितने एकल छूट के बराबर है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई बाई 100, यही फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। इस पे आप सीधे लगा देंगे, इस पे आप सीधे लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 50, पहला 50% का छूट है, दूसरा कितना दोस्तों 40% का छूट है, और फिर इसको क्या कर सकते हैं, 50 इंटू 40/100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 और 9, इसको डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 चौको कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अच्छा, इसको तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे, सीधे निकाल सकते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बात अब जिसका भी 30 और 31 तारीख को पेपर है, उससे क्या इसमें एक्स्ट्रा पूछ सकता है, उसको आप कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, चलिए इसको देखिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन यही रहेगा, सेम क्वेश्चन यही रहेगा। देखिए क्वेश्चन टफ कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को टफ कैसे किया जाता है। यदि बोल दे पहला डिस्काउंट दोस्तों, यदि आपसे बोल दे आपसे पहला डिस्काउंट 66 सही 2/3%, पहला छूट बोल दे 66 सही 2/3%, और दूसरा छूट बोल दे आपसे 37.5%, ठीक है, 37.5%। तो एकल छूट क्या हो जाएगा, अब निकालिए उस पर डिस्काउंट वाले फॉर्मूला पर रखिए, उसको सॉल्व करिए। फंसे नहीं फंसे, यही मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि थोड़ा जब चेंज करता है तो उसको कैसे आपको करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ भी आपका दिमाग काम करना चाहिए। यदि इस पे आप सक्सेस ही लगा दिए तो पक्का आप पेपर में आंसर नहीं निकाल पाएंगे, आपका समय भी चला जाएगा, और जो और भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी छोड़ के चले जाएंगे। तो कैसे आप समय बचा सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमने बोला पहला 66 सही 2/3% का छूट दिया जा रहा है, दूसरा 37.5% का छूट दिया जा रहा है, तो कितना एकल छूट होगा, कितने एकल छूट के बराबर होगा, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 2/3, ठीक है, 2/3। अच्छा, छूट का मतलब क्या होता है, छूट का मतलब क्या होता है, एमआरपी और सीपी लिखिए, ये पहले इस चीज को दिमाग रखिए। यानी अगर एमआरपी किसी वस्तु की मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस यदि किसी वस्तु की 3 रुपया रही होगी, तो उस पर 2 का छूट हो गया, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 1 हो गई। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 छूट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। अब यहाँ पे क्या है 37.5%, इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है, कितना होता है 3/8, कितना होता है 3/8, इसका 37.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 3/8। अच्छा, 8 की यदि एमआरपी है, 8 की यदि एमआरपी है, अब 3 यूनिट का इस पे छूट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप इस पे कैसे सिंगल छूट कैसे निकाल सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना। एमआरपी आपकी हो गई 8 तरीके 24, एमआरपी हो गई, इसका प्रोडक्ट लिया 8 तरीके 24, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा, इस पे टोटल कितना छूट हो रहा है, डिस्काउंट देखिए टोटल कितना छूट हो रहा है, ये देखिए एमआरपी है और ये सेलिंग प्राइस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच का जो डिफरेंस लेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो जब डिस्काउंट लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा, 19, 24 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 19, और डिस्काउंट को हमेशा निगेटिव से दिखाया जाता है, बटे 24 इंटू 100, इतने परसेंट का एकल छूट हो जाएगा, इतने परसेंट का एकल छूट हो जाएगा। तो जिसका भी 30 और 31 तारीख को पेपर है दोस्तों, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट लगाना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप फ्रैक्शन वाला मैथड, सबसे पहले आप परसेंटेज का फ्रैक्शन जो बढ़िया बढ़िया है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, जैसे 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3 का कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7% का कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% का कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11% का कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, ये सब आपको याद होना चाहिए, जिससे आप इसको बढ़िया तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बताने के पीछे रीजन मात्र इतना था, यदि आपका सक्सेसिव से रेशियो में चेंजिंग हो जाए तो कैसे आप डिस्काउंट एकल छूट निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपका 2 क्वेश्चन हो चुका, पहला वर्क एंड टाइम का था, दूसरा सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का था, तीसरा क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का था, ठीक है। अब ये चौथा क्वेश्चन, अब इसको मैं क्यों लिखा हूं, इसका भी मैं रीजन आपको बताता हूं, इसका भी मैं रीजन बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको डस्टिंग कर लेता हूं दोस्तों। आप लोग जुड़िए मुझसे, आप लोग को बहुत फायदा मिलने वाला है, मैं बता रहा हूं ना, आप लोग ध्यान से बस देखते जाइए, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। जो चीजें
बहुत लोग बता नहीं पाते हैं छोटी छोटी चीजें, मैं वो भी चीज आपका क्लियर यहीं पे कर दूंगा। आपको पेपर में बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, ठीक है, बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए, मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे आपका पेपर में समय बचेगा, हर चीज में आपका फायदा बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दिया, देखिए 3 कारों की गति का अनुपात दे दिया है, 3 कार है, ठीक है, 3 कारें हैं, उसकी गति का अनुपात क्या दे दिया है, मान लीजिए 3 कार है, उसकी गति का अनुपात कितना दे दिया है, 3:4:6, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं, इन कारों को समान दूरी चलने में लगने वाले समय का अनुपात क्या हो जाएगा। यदि दूरी आपका फिक्स कर दिया जाए, दूरी आपका फिक्स कर दिया जाए और स्पीड आपका अधिक है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कम लगे नहीं रहेगा। तो यही है यहाँ पे हुआ, देखिए स्पीड क्या हो रहा है, 3 4 6 बढ़ रहा है, ठीक है, और इन कारों के द्वारा समान दूरी को फिक्स कर दिया गया, तो लगने वाला समय क्या लग जाएगा, लगने वाला समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका इरिवर्सिबल उल्टा हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ रहा है तो समय क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। पहले कार का स्पीड इतना है, दूसरे कार का स्पीड इतना है, तीसरे कार का स्पीड इतना है, तो देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको आपसे यही तो पूछा है, तो लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात कैसे निकालते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए आप, इसका उल्टा कर दीजिए, 1/3, 1/4 और 1/6, ये कर दिए आप, 1 दोस्तों ये 1/6, 1/6 और 3 4 6 का एलसीएम ले लीजिए, 3 4 6 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। यहां भी 12 से गुणा करिए, यहां भी 12 से गुणा करिए और यहां भी आप 12 से गुणा करिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 चौको 12, 3 एक 3, 3 चौको 12, ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी 4:3:2। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3:2। एक सेकंड दोस्तों, मैं मार्कर चेंज कर लूं, इसमें हल्का दिख रहा है, ठीक है। अब बताइए, देखिए स्पीड आपका बढ़ रहा था, टाइम क्या हो गया, घटा कि नहीं घटा, घटा कि नहीं घटा। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 4:3:2 किसमें आ रहा है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपको ऐसे भी नहीं करना है, आपको इतना भी समय नहीं देना, इसको बट करना ही नहीं है। आप कैसे समय को बचा सकते हैं, अब चलिए देखिए कैसे समय को बचा सकते हैं। आप इस चीज को देखिए, मैं क्यों बार बार हर चीज को बता रहा हूं, इसको देखिए आपको फायदा क्या मिलेगा। आपको स्पीड का रेशियो पता है ना, तीनों गाड़ी का स्पीड का रेशियो पता है, आपको टाइम का रेशियो निकालना है, आपको टाइम का रेशियो निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। अब जो भी टाइम का रेशियो निकालना है ना, आपको कुछ नहीं करना है। इसको एक सेकंड देखिए, इसमें क्या करना है दोस्तों, आप क्या करिए, जब भी आपको टाइम का रेशियो निकालना, मान लीजिए पहली गाड़ी है ना, तो पहली गाड़ी का जो टाइम का रेशियो हो जाएगा उसको आप क्या करिए, 4×6 कर दीजिए, पहले वाले ढक दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए। अब दूसरे वाले का जब लेंगे तो इसको ढक लीजिए, बचेगा क्या, 3 और 6, तो इसको क्या कर सकते हैं 3×6 कर दीजिए, दूसरे वाले का रेशियो निकल जाएगा। और तीसरे वाले का लेना है तो इसको ढक दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3×4। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यही आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए दोस्तों यही आएगा। एक सेकंड दोस्तों, इसको बंद कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, काटिए इसको, देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा, ये अभी 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये कितना, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ रहा है दोस्तों, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, 4 4, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत हुआ, सबसे पहले 2 से काटे, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको 2 तिहाई 6 कर दिए, फिर 2 दूनी 4 कर दिए, और फिर दोबारा जब काटे हैं, इसको दोबारा काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कटेगा नहीं, फिर उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो लेना सीधे, बस जो भी रहेगा इसको रेशियो ले लीजिएगा, 4×6 का। जब भी ए को लीजिएगा, एक इसको इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिएगा, जब भी बी का लीजिएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिएगा, इसका, और जब भी सी का लीजिएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिएगा, सीधे आपका आंसर निकल जाएगा, सीधे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार आपको यदि नहीं समझ में आ रहा तो फिर देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, ये टाइम है ना, ये टाइम है ना, तो आपको क्या करना है, ये टाइम है, इसको आप ढक लीजिए, टाइम का रेशियो हो जाएगा 6 चौको 24 पहले वाले का, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको ढक लीजिए, बी वाले को ढक लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका 6 3 18, ठीक है। अब इसको ढक लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 8 3 24। इसको लिख नहीं सकते, कितना समय लगेगा, इसको लिख नहीं सकते हैं। ये देखिए 6 चौको 24 और 6 3 18, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जब इसको लेंगे 4 तिहाई 12, मिस्टेक नहीं करना, जब इसको ढक दिए हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12। अब इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, किससे कट जाएगा, 6 से काटिए, 6 चौको 24 और 6 3 18 और 6 दूनी 12, तभी देखिए 4 3 दोबारा नहीं आ रहा है, 4 3 दोबारा नहीं आ रहा। तो ये बस बताने के पीछे रीजन ये है, आप समय बचाना है, आपको बट्टे में नहीं लिखना, ठीक है ना। रिवर्स जब कर रहे हो तो बट्टे में लिखने की जरूरत है, उसका एलसीएम एससीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आप प्रोसेस कीजिए, आपका समय बचाइए। तो चलिए दोस्तों, आपका ये भी क्वेश्चन हो चुका है, और मैं जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया मैं फिर इसको लिखता हूँ, आपको बताता हूँ। आप लोग क्लास में बने रहिए, क्लास छोड़ के कतई मत जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है।
ओके दोस्तों, ये आपका छठवां क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्राई करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। एक बार सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ और इसमें क्या आपको सावधानियां बरतनी इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्या गलती नहीं करना पेपर में। ठीक है, और क्या क्या अपनाना है कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी पेपर में कर सकें। मेरे बताने जिसका भी 30 और 31 तारीख को पेपर है दोस्तों, एक बार आप लोग जरूर देख के जाइएगा मेरा अप्रोच, आपको उससे पेपर में बहुत फायदा मिलेगा। आप अपना समय भी बचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपका 5वां लिखा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या डिमांड है इस क्वेश्चन का, और क्या क्या चीज आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा भी आप सही से एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, जो क्वेश्चन लिखा हुआ 5वां, इसमें बोला वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। हमको सबसे बड़ी संख्या बताना है। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, क्या बोला है, जिससे 990 और 1330 को विभाजित, जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 तथा 10 शेषफल प्राप्त हो। अब या तो आप एक एक नंबर उठाइए और इसमें डिवाइड करके चेक करिए, तो इससे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन करने का। अगर आप एक एक ऑप्शन चेक 35 से डिवाइड करते हैं 990 में, फिर इसको भी चेक करते हैं 1330 में, फिर 15 को भी चेक करते हैं, तो ऐसे तो आप बहुत सारा समय ले लेंगे, तो आपका समय तो खत्म हो जाएगा इसी में। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, कैसे सही, इसका सही अप्रोच क्या है, इस चीज को पहले समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या। यहां से आप एक चीज पकड़िए, सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है। कोई दो नंबर दिया गया, उसके बीच की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, जो उसका एचसीएफ हो, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो बस यही करना है। संख्या क्या दिया हुआ आपका 990, दूसरी संख्या क्या दी हुई है आपकी 1330, दूसरी संख्या की दी गई 1330। अब ये क्या बोल रहा है, इसका एचसीएफ, जो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, एचसीएफ तो ही होगा, सबसे बड़ा नंबर एचसीएफ है। तो रिमाइंडर यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है। पहले बार जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और दूसरी बार जब डिवाइड कर रहे हैं 1330 में, तो क्या हो रहा है, सबसे बड़े नंबर से एचसीएफ इसको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर मतलब क्या, एचसीएफ से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों, शेषफल कितना आ रहा है 10, शेषफल कितना आ रहा है 10। अब यहां आपको समझना है, यहां आपको एक चीज समझना है, यदि जो सबसे बड़ी नंबर है 990 को डिवाइड कर दे, तो उसमें से अगर आप 6 को घटा दें, क्योंकि 990 में आप डिवाइड करें एचसीएफ से, तो 6 शेषफल बच रहा है। यदि आप शेषफल को घटा देंगे तो 990 माइनस 6 जब करके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, तो वो नंबर एचसीएफ से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 990 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 984, 984 984 हो नहीं हो जाएगा। और 1330 में अगर इसके एचसीएफ से डिवाइड कर रहे हैं, या एचसीएफ कब 1330 को डिवाइड कर सकता है, ये एचसीएफ 1330 को कब डिवाइड कर सकता है, जब इसमें से आप 10 घटा देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 10 शेषफल बच रहा है, तो इस 10 को घटा दीजिए तो वो नंबर आपको पता चल जाएगा। तो नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों 1300, यहाँ 1330 से 10 घटा देंगे क्या होगा 1320, 1320। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया, यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब आपको नंबर पता चल गया, एग्जैक्टली नंबर पता चल गया। अब जो भी उसका एचसीएफ होगा, इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो जो भी आप इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ निकालेंगे, वो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। आपसे वही पूछा है क्वेश्चन में, आपसे वही पूछा है। अब देखिए इसके बीच डिफरेंस लीजिए, इन दोनों नंबर के बीच डिफरेंस लीजिए, इसके बीच डिफरेंस लेंगे तो 16 यहाँ एक हार में और 320, 16 और 320 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 336। आपको ये पता चल गया इसके बीच जो डिफरेंस है वो 300 कितना है 336 है। इसके बीच डिफरेंस दोस्तों कितना है 336। अब एचसीएफ क्या होता है, या तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस होगा, या तो इसका फैक्टर होगा, या तो इन दोनों नंबर के बीच डिफरेंस होगा, या तो इसका फैक्टर होगा। अब यहां से भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, पूछिए कैसे। यहां पे दिया है 35, 15, 20, ठीक है, और लास्ट में 24 दिया है। अच्छा ये जो नंबर है, ये जो नंबर एचसीएफ है, इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब इसके बीच का, इसको आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और जब फैक्टर करेंगे तभी आपको पता चल सकता है कि वो कौन सा नंबर है जो इस दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 336 क्या 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल होने के लिए, 5 का मल्टीपल होने के लिए या तो लास्ट में 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, या तो 5 होना चाहिए। बताइए यहाँ पे तो 35 दिया, ये तो कतई ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 336 में 5 आएगा नहीं। 15 में 5 आता है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है।
बी भी ऑप्शन में नहीं होगा, और इसमें भी 5 छिपा हुआ, 5 चौको 20, ये भी नहीं होगा। अब यहां से आपको कुछ करना नहीं था, सीधे आपका आंसर ये हो जाता है, यहाँ आपका आंसर सीधे ये हो जाता है। अब ये क्या है, ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर क्या है, ये 24 का मल्टीपल है। और 24 क्या करेगा, 24 क्या है इसका, एचसीएफ है। 24 क्या है दोस्तों, एचसीएफ है। और 24 क्या करेगा, 24 984 को डिवाइड करेगा, और 24 1320 को डिवाइड करेगा। और 24 में यदि आप इससे 990 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। और 24 में 1330 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 10 आएगा। ऐसा आप खुद चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो खुद चेक कर लीजिए, ठीक है। बस आपको यहाँ पे वो नंबर चूज करना था, वो नंबर चूज करना था, वो नंबर क्या है जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जिससे कंप्लीटली डिवाइड। तो वो नंबर क्या था, एचसीएफ, एचसीएफ ही, तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब यहाँ आपको पूरा क्वेश्चन करना नहीं था, बस यहाँ डिफरेंस लेना था, सीधे आपको ऑप्शन पे जाना है। जब भी क्वेश्चन करिएगा तो ऑप्शन जरूर देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन देखने का फायदा यही मिलता है, आप सबसे पहले ऑप्शन काटना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, ठीक है। तो मैं इन्हीं सब चीजों को आपको बार बार जोड़ दे रहा हूं कि जो आपका टाइम बचेगा उससे आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा, लास्ट में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये सब चीज पेपर में अप्लाई कीजिए, दिमाग थोड़ा खोलिए अपना, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम पढ़ने से मतलब नहीं है, उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं पेपर में जल्दी, ये सब चीजें ज्यादा डिपेंड करती है। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया नहीं आया, बताइए। ऑप्शन से 3 ऑप्शन कट गया, आपका सीधा आपका आंसर निकल गया। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आप लोग अप्लाई कीजिए, आपका पेपर में जल्दी आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको भी आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, इसको भी आप पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, आप सीरीज का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले इसको टेस्टिंग कर लेता हूं दोस्तों। ध्यान से देखिए, जो जो चीज मैं बता रहा हूं वो आप अप्लाई कीजिए, आपका कंप्लीटली आंसर आएगा। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ में दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, पहले 1-2 फॉर्मूला, पहले इसको आपको अगर याद नहीं है तो रिकॉल कर लीजिएगा, जिसको याद नहीं है। देखिए, एलसीएम एलसीएम सीधे क्वेश्चन आता है, और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है। एलसीएम होता क्या है दोस्तों, एलसीएम होता क्या है, जल्दी बताइए, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ इंटू क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले और दूसरे नंबर का, पहले और दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसी से कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेते हैं, तो तभी तो नंबर बनता है, पहला या दूसरा। तो ये चीज दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। पेपर में बहुत ज्यादा काम आएगा। एलसीएम एचसीएफ जब भी निकालिए तो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। किसी भी 2 नंबर का एलसीएफ और एचसीएफ क्या होता है, उन दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ और दोनों नंबरों के बीच का प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों नंबरों के बीच का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए 12 लिखा, ठीक है, तो एलसीएम दिया है 12, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 तिहाई 12, ठीक है। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ 1 हो जाएगा, इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, एलसीएम, ये क्या है, एलसीएम, ये क्या हो गया इसका, एचसीएफ, एचसीएफ हो गया। ये क्या हो गया, पहला नंबर और दूसरे नंबर का क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला ऐसे नहीं बनता है, आप उसको सॉल्व करके भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन एसआईसीआई का क्वेश्चन आया, और इस पे और क्या एक्स्ट्रा पूछ सकता है मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या क्या चीजें आपको पता रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दिया दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ, 12,000 रुपए पर 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए, 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक पूछ रहा है। कैसा पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक पूछ रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, इसमें मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, छोटा सा समझिए ट्रिक है, वो आप 3 साल का पक्का याद कर लीजिए, या 3 साइकिल का पक्का याद कर लीजिए, 3 साल या 3 साइकिल। वो उससे आपको फायदा क्या, क्वेश्चन में आप सीधे अप्लाई करेंगे, सीधे आपका जल्दी आंसर निकल जाएगा, आप अपना समय बचा लेंगे। अगर नहीं याद करेंगे तो सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, या तो रेशियो मेथड लगाना पड़ेगा, या तो ट्री मेथड लगाना पड़ेगा, जो आपके लिए बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको सब चीजें आना जरूरी है, सब चीज आपको आता रहेगा, तो कहाँ पे क्या लगाना है ना, जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाएंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपको फायदा मिल जाएगा पेपर में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया दोस्तों, प्रिंसिपल दे दिया है 12,000, प्रिंसिपल दे दिया कितना दोस्तों, 12,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, जल्दी बताइए, 20% सालाना दिया है, 20% प्रति वर्ष। अच्छा, 20% प्रति वर्ष,
ये 20% प्रति वर्ष का दिया है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन आपको निकालना त्रैमासिक, तो त्रैमासिक कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 से आपको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ये चीज समझ नहीं आ रहा है। ये 12 महीने का चक्रवृद्धि दिया 20%, 12 महीने का 20% है, 12 महीने का, यहाँ देखिए 12 महीने का कितना है 20%, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? इसको 20/12 करेंगे नहीं करेंगे? जब 3 महीना करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौको 12 यानी 4 पंजे 20, यानी कितना हो जाएगा? ये 5% हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ काटिए इसको, कितना हो जाएगा? 3 चौको 12 यानी 4 पंजे 20, यानी कितना हो जा रहा है? आप जल्दी बताइए कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा नहीं जाएगा? 5% हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो त्रैमासिक होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5%। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो त्रैमासिक होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5%। ठीक है, 5%। ये समझ में आया नहीं है? यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं है? ये लड़के बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, निकाल नहीं पाते हैं रेट। जब भी त्रैमासिक बोलता है तो वो कर नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं। तो त्रैमासिक कैसे निकालते हैं? 12 महीने का दिया हुआ है, आपको 3 महीने का निकालना है। अच्छा बताइए, 9 महीना है और 3 महीना के हिसाब से कितना साइकिल बनेगा? 3 महीना के हिसाब से कितना साइकिल बनेगा? 1 साइकिल, 2 साइकिल, यानी 3 साइकिल, यानी पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल। कितने कितने महीने का है? 3-3 महीने का, 3-3 महीने का, 3-3 महीने का। तो टाइम कितना लिख लीजिए यहाँ पे? टाइम कितना लिख लीजिए? 3 साइकिल में आपको सॉल्व करना है। 3 ईयर मान लीजिए, 3 साइकिल मान लीजिए इसको। ठीक है, अब कैसे आप इसको निकाल सकते हैं? अगर 2 साइकिल होता तो इजिली 5% भी निकाल सकते हैं, सक्सेसिव निकाल के सीधे 10.25% आ जाएगा। लेकिन जब भी 3 साइकिल दिया हो, जब भी 3 साइकिल दिया हो, ठीक है, ये तिमाही है, ठीक है, ये तिमाही है दोस्तों, ये तिमाही है, दिमाग में रखिएगा। 3-3 महीने में चक्रवृद्धि हो रहा है, ठीक है, तिमाही है। अब ये चीज आपको समझ में आ नहीं आ गया? ये चीज समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो जब भी 3 साइकिल का सीआई आपको निकालना हो तो आपको दिमाग में रखना, यहाँ पे आपको सक्सेसिव 5% के हिसाब से नहीं लगाना है। एक बार 5% 2 साल का निकालेंगे, फिर 1 साल का निकालेंगे, तो वो काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ट्रिक बस छोटा सा याद कर लीजिए, ये आपके लिए पेपर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, आपको पेपर में बहुत काम आएगा। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, A%। इस फॉर्मूले को तुरंत लिख लीजिएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 3 और साइकिल दे दिया है 3, ठीक है, साइकिल दे दिया है 3 या 3 साल दे दिया है या 2 साल दे दिया है, ये 3 साल के केस में आपको बता रहा हूं, तो 3 साइकिल का सीआई क्या हो जाएगा? 3 साइकिल का सीआई, यहाँ पे कितने साइकिल बनना है? 3-3 महीने का 3 साइकिल बनना है, तो 3 साइकिल का सीआई जो होता है वो डायरेक्ट होता है, इसको याद रखिएगा, क्या होता है? 3a, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 3a² और a³। अब देखिए 3 साल का सीआई कितना जल्दी आप पेपर में निकाल सकते हैं, आपको कितना कम समय लगेगा। जब भी इसको लिखिएगा तो ये 2 डिजिट में होगा, ये भी 2 डिजिट में होगा, जो a³ होगा, ये भी आपका क्या होगा? 2 डिजिट में होगा, और ये भी क्या हो जाएगा? इसको बस पॉइंट छोड़ दी, इसके तो कितना भी बढ़ सकता है, घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको मतलब नहीं है, बस यहाँ पे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा इसको आपको 2 डिजिट में लिखना है, और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो रिमाइंडर के रूप में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना साइकिल बनना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनना है 3 महीने का? 5% बनना ना, तो 5% रखिए यहाँ पे, 5% रखेंगे यहाँ पे। अब 3 साइकिल का सीआई निकालना आपको, ठीक है। ये हम बस बता रहे हैं, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रोसेस को समझ लीजिए, कैसे 3 साल का सीआई निकाला जाता है, ठीक है, फास्ट। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 5% के हिसाब से इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, 125 होगा। तो आपको 2 डिजिट लिखना है, बस 2 डिजिट लिखना है, और एक रिमाइंडर में, एक जो होगा वो रिमाइंडर में अगले वाले साथ ऐड हो जाएगा। 2 डिजिट को लिखा जाता है, एक रिमाइंडर में अगले वाले साथ ऐड हो जाता है। अब क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब क्या होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रेट कितना है? 5% है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब 25 में 25 तिहाई कितना हो जाएगा? 75। अब 75 में एक रिमाइंडर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 76। यहां तक समझ में नहीं आया? जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 का क्यूब कर दिया, 5 का क्यूब हो गया 125, एक रिमाइंडर आ गया, ठीक है, एक रिमाइंडर बचा हुआ है। अब यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 तिहाई 75, एक रिमाइंडर जोड़ देंगे 76। अब यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5, तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। बताइए, डायरेक्ट निकाल दिए आप। जो आप सक्सेसिव लगाते वो आप डायरेक्ट 3 साइकिल का सीआई निकाल दिए, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या हो गया? आपका सीआई कितना आ गया? 3 साल का सीआई कितना आ गया? 3 साल का सीआई कितना आ गया दोस्तों? देखिए 15.7625%। अब मैं इसको डस्टिंग करता हूं। अगर आप इस फॉर्मूला नहीं लिखे तो इसको तुरंत लिख लीजिए, ठीक है। ये ट्रिक वाला जो फॉर्मूला है इसको आप तुरंत लिख लीजिए, इसको फायदा मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट मत मिस करिएगा, ठीक है। इसको मैं डस्टिंग करता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको। अब देखिए आप पेपर में कैसे जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं।
अब आपको 3 साल का त्रैमासिक निकालना चक्रवृद्धि, ठीक है, ब्याज आपको निकालना चक्रवृद्धि कितना त्रैमासिक, प्रिंसिपल कितना दिया है 12,000 रुपया, इसका आपको निकालना कितना है 15.7625%। अच्छा 15.7625% को आप सीधे 16% लिख सकती हैं, बताइए 15.7625% को सीधे 16% लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। इसको लिखने से क्या होगा, देखिए ऑप्शन जो है थोड़ा दूर दूर दिया है तो सीधे आप ऑप्शन के करीब पहुंच सकते हैं और वही आपका आंसर हो जाएगा, आपको टोटल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये 16% इसको मान लीजिए, इसको 16% मान लीजिए। अब 16% मतलब क्या, 16/100, डबल जीरो से क्या हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और 16 गुणे 12 कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, एक जीरो है ही है, और 16 दूना 32 और 16 कम 16 3 19। अब देखिए 1920 के कौन एकदम करीब करीब है। अब ये देखिए 2089 ये लगभग 2100 के समथिंग है, ये 2136 है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये 1750 है, बहुत ज्यादा कम है। अब ये देखिए 1891 है, 1891.50 है, और ये क्या है 1920 है, लगभग लगभग इसके एकदम करीब है। क्यों ये थोड़ा सा अधिक हो गया है, क्योंकि हमने 0.3% अधिक ले लिया, क्योंकि ये कितना है 0.7625 है। अब यहां से देखिए तो 0.3 हमने अधिक ले लिया, जिसके थोड़ा सा अधिक मान आ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1891। मैं इसी मतलब जो भी चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं इसी कारण से आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ आपका कैलकुलेशन बच गया, यदि आप यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करते तो कितना समय जाता। अब यहाँ पे आप सीधे इसका कितने 12,000 से इसका गुणा करते, तब इसका आंसर निकालते आप, तो ये आपका समय बचाया नहीं बचा है, ये आपका समय बचाया नहीं बचाया। ऑप्शन को देख के सीधे आप वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, आसान वैल्यू ले लीजिए, देखिए किसके करीब जा रहा है, 100% आपका यही आंसर सही होगा। तो ये आपका समय बचाएगा दोस्तों, आपको पूरा चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, पूरा चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको वो जो मैं बताया हूँ 3 साइकिल वाला एक बार आप फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें डिफरेंस वाला भी पूछ सकता था, आप कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें डिफरेंस वाला भी पूछता है, 3 साल के एसआई या सीआई का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 साइकिल के एसआई सीआई का डिफरेंस क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे उसको भी देख लीजिए। हमने बताया कि मान लीजिए आपका रेट दे दिया है A%, रेट दे दिया A% और टाइम दे दिया 3 साइकिल में, ठीक है, टाइम दिया 3 साइकिल में। अब ये दिमाग में रखिए, ये दिमाग में रखिए कि मैंने आपको बताया तो जो 3 साल का जो 3 साइकिल का सीआई होता है वो क्या होता है दोस्तों, 3 साइकिल का सीआई होता है वो कितना होता है, जल्दी बताइए। हमने बताया था क्या 3A, इसको याद रखना है, उसके बाद क्या है 3, ये पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट है, फिर 3A² और A³ 3A² और A³ ये क्वेश्चन को आपको एकदम आसान कर देता है कम समय में। जहां आप सक्सेसिव लगाएंगे 2 बार, वहां आप एक बार में इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डबल हो जाएगा, इसको भी डबल नंबर में लिखना है, इसको भी डबल नंबर में लिखना है, इसका कोई मतलब नहीं जितने नंबर में आ जाए यहाँ पे आपको बस यहाँ पर रखना है, इसको भी 2 नंबर में लिखना है, इसको भी 2 नंबर में लिखना है, उससे अधिक नहीं लिखना है, ठीक है। इसको 3 नंबर में मत लिखिएगा, 2 ही नंबर, जो भी रिमाइंडर आएगा इसको अगले वाले में जोड़ दीजिएगा। अब ये है जब भी इसका पूछे कि 3 साल सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 साल या 3 साइकिल का सीआई और 3 साइकिल का एसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। ये जो 3 साल का जो सीआई 3 साल का सीआई शुरुआत का फर्स्ट ईयर और एसआई दोनों सेम होता है, तो यही घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सीधे आप लिख सकते हैं 0.3A² A³ अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे डिफरेंस बोल देता कि 3 साल के एसआई सीआई का डिफरेंस बताइए, तो आपका कितना हो जाता, आपका कितना हो जाता, जल्दी बताइए। आपका यही हो जाता, नहीं हो जाता। अब यहाँ 5% के हिसाब से रखिए, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 5 रखेंगे कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125, आपको लिखना है 2 डिजिट में, तो ये हो जाएगा 25। अब ये हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 या 75 और एक रिमाइंडर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 76। अब बताइए कोई भी नंबर दिया उसका आपको कितना निकालना है, डिफरेंस निकालने के लिए 3 साल के एसआई सीआई का कितना निकालना है, 0.7625% निकाल देंगे, 12,000 का 0.7625% निकाल देंगे, तो आपका 3 साल के एसआई या 3 साइकिल के एसआई सीआई का डिफरेंस निकल जाएगा। इससे आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा दोस्तों। ये फॉर्मूला आप एकदम याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आप एकदम याद कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ये आपको ये फॉर्मूला जो दोस्तों आपको जो मिलेगा वो राकेश सर के नोट्स में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये राकेश सर के नोट्स में मिलेगा, जो उनका क्लास नोट्स था, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। ये पेपर में बहुत ज्यादा मदद करता है, 3 साल का जब भी आता है तो आपको एसआई सीआई निकालने के लिए एकदम आसान पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
ओके दोस्तों, देखिए फिर से मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ये आपका 25 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में मिला के क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग प्लीज खुद देख के जाइए, आपको पेपर में फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा वेरिएशन देखने को मिला है। 25 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट था उसमें वेरिएशन देखने को मिला है, तो वो पेपर का लेवल थोड़ा हल्का सा अप कर सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया कुछ चीजें चेंजिंग की गई हैं, हल्का सा टिपिकल किया गया, तो आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें देख के भी जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अगला क्या पूछ सकता है ये भी देखना अपने लिए बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों उसको देख के जाइए, आपको कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन सही करके आना है, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसमें ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये वाला, इस क्वेश्चन को जो आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया है इस क्वेश्चन को आप बड़ा देख के छोड़ दिए होंगे। कुछ लड़के तो सीधे क्वेश्चन को पढ़े भी नहीं होंगे हमको लगता है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है। अभी आप लोग खुद देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक अप्रोच नहीं लगाना था। अगर जो लड़का इस पे बेसिक अप्रोच सबसे पहले इसमें 10% 5% की कोशिश करेगा ना तो वो काफी समय ले लेगा। समय आप इस पे कैसे बचा सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। इसमें बोला कि एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। ठीक है, एक घोड़ा खरीदता है, एक गाड़ी खरीदता है, कितने में? 80,000 में। अब क्या बोल रहा अगला लाइन, घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर। घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है। तो घोड़े की लागत मूल्य क्या है? घोड़े की लागत मूल्य क्या है? जो लड़का स्मार्ट होगा, जो लड़का स्मार्ट होगा और जो भी मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा है वो लड़का तुरंत इस पे क्या लगाएगा, इस पे क्या लगाएगा, इस पे सीधे एलिगेशन लगाएगा। जो लड़का बढ़िया से एलिगेशन पढ़ा वो समझ जाएगा ये आपका मेनली जो क्वेश्चन है सही तरीके से देखा तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें लैंग्वेज प्रॉफिट लॉस का इस्तेमाल किया गया। इसमें आपको लगाना है एलिगेशन। एलिगेशन लगाने का मतलब क्या होता है, आपका क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा। अब चलिए मैं आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए मैं कैसे क्वेश्चन कितना आसान करता हूँ। अच्छा, इसमें दोस्तों दिया क्या, 80,000 रुपए में घोड़ा और एक गाड़ी खरीदता है ना। और क्या बोला, घोड़े पे कितने का फायदा हो रहा है, घोड़े पे कितने का फायदा हो रहा है दोस्तों, और ये क्या है, गाड़ी। मैं दोनों लिख देता हूं, ठीक है, आपको दिक्कत ना। घोड़े पे इसको कितने परसेंट का फायदा हो रहा है दोस्तों, 10% का। घोड़े पे कितने का फायदा हो रहा है, 10% का। और गाड़ी पे कितने का नुकसान हो रहा है, 5% की हानि हो रही है। 5% की हानि हो रही है, इसको आप निगेटिव से दिखाइए। ठीक है, 5% की हानि हो रही है। और पूरे लेन देन पे, तो जब पूरा काम हो जा रहा है तो पूरे लेन देन पे क्या हो रहा है, 1% का लाभ हो रहा है। 1% का लाभ हो रहा है, 1% का लाभ हो रहा है। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये देखिए, इसमें से आप सबसे पहले आप 10 में से अगर एक घटेगा, ये देखिए वैल्यू 10 से एक अधिक है, ये कितना अधिक है, 10 अधिक है ना। इसमें देखिए एक से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9%। ये कितना हो जाएगा, 9%। अब यहां से आपको क्या करना है, एक में से 5 को घटाना है। एक में से आप 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6%। ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये एक जो है इन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो 10 में से एक घटाएंगे 9 हो जाएगा। अब एक में से एक अधिक, एक में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, 6% हो जाएगा। अच्छा, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और ये कितना है, 3 त्रिकी 9, यानी 2:3। दोस्तों जब भी आप एसपी का लेते हैं, एसपी का रेशियो लेते हैं तो उसमें लास्ट में जो आता है वो सीपी का रेशियो आता है, लास्ट में जो आता है वो सीपी का रेशियो आता है। जब भी आप सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट की लाभ का, जब भी आप लाभ का बात करेंगे, जब भी आप लाभ का बात करेंगे तो लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, जब एसपी, लाभ परसेंट कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। और जब भी यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो ये जो वैल्यू होती है वो सीपी की होती है, यानी कॉस्ट प्राइस की होती है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा दिमाग, जब भी जैसे मान लीजिए जब भी आप स्पीड का लेते हैं, स्पीड का लेते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, नहीं होता। तो लास्ट में जो रेशियो आता है वो टाइम का आता है, जो बेस होता है उसी का लास्ट में रेशियो आता है। तो ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। अब देखिए ये 2 या 3 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट का मान कितना दे दिया है, 80,000। 5 यूनिट का मान कितना दे दिया, 80,000। 5 यूनिट का मान कितना दे दिया दोस्तों, 5 यूनिट का मान कितना दे दिया है, 80,000, 80,000, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 16,000 हो जाएगा, नहीं आएगा। अब आपसे क्या पूछा है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या है,
घोड़े की लागत मूल्य क्या है, आपसे क्या बोले, कास्ट प्राइस का रेशियो होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 16,000 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 16 दूना 32,000, 16 दूना 32,000, यानी 32,000 रुपया किसका हो जाएगा, घोड़े का दाम हो जाएगा, 32,000 रुपया क्या हो जाएगा, घोड़े का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर आपसे पूछ देता पेपर में, यही पूछ देता, आपसे पूछ देता गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कितना मानते, जब 1 यूनिट का मान 16,000 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आपको 3 यूनिट, गाड़ी कितना है, गाड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 यूनिट, तो इसके कितना हो जाएगा, 16 तिया 48,000, गाड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 16 तिया 48,000। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया। इस क्वेश्चन में दोस्तों बस आपको यही पकड़ना था कि इस क्वेश्चन में आपको एलिगेशन लगाना था। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के करते तो काफी समय लेते, आपका टाइम मतलब नुकसान होता, आपका समय में नुकसान होता, फिर आप पेपर में और तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। कहाँ पे क्या अप्लाई करना है दोस्तों, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे आपको तलवार चलाना है और कहाँ पे छुरा चलाना है, दोनों चीजों का अपना अपना इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। कहाँ पे आपको तलवार चलाना है, कहाँ पे आपको छुरा चलाना है, दोनों चीज का अपना अलग अलग एक इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे क्या ट्रिक लगाना है, क्या करना है, हर एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसे आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है दोस्तों। 30 और 31 तारीख आप लोग का पेपर, प्लीज आप लोग देख के जाइएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन मैं जो लेके आया हूँ ये बहुत ही बेहद इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लड़के छोड़ के आए हैं, उनको लगा लैंग्वेज इतना बड़ा लिखा है सर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जबकि ये बेहद इजी क्वेश्चन है, इस पे आपको एलिगेशन लगाना था। जब भी इस टाइप का मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन आया तो उस पर तुरंत एलिगेशन आपको लगाना है, और जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो उससे आपको फायदा मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले डस्टिंग करता हूँ और फिर मैं आपको 8वां क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। 8वां क्वेश्चन बताता हूँ। एलसीएम एचसीएफ का हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप बच नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, बच नहीं सकते हैं। तो आप लोग को हर एक शिफ्ट में देख के जाना है क्या क्या, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा, इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा, इससे कुछ टफ आसान नहीं पूछेगा, ठीक है। हम चाहते हैं दोस्तों आप लोग सिलेक्शन लीजिए, वैकेंसी इतनी अच्छी है, इसमें आप लोग का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। अब बस 2 शिफ्ट वाले 2 दिन आप लोग का पेपर और बचा है, 30 और 31। तो आप लोग इसके बाद जो दोस्त मैं आपको कराने वाला हूँ, इसके बाद मैं एसएससी का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। एसएससी का दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेरा एक कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले मैं एडवांस करवाऊंगा आपको, ठीक है। उसमें क्या होगा, 15 से 20 मिनट का मैं कोई भी एक टॉपिक लूंगा, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, और उसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसके बाद उससे रिलेटेड कम से कम 6 से 7 या 10 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा, उससे अधिक आपको पढ़ना नहीं है, उसी में से आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, और वो थोड़ा बढ़िया डेटा वाला होगा, क्योंकि एसएससी में एक चीज आप जान लीजिए, उसमें कैलकुलेशन और लॉजिकल दोनों चीज पूछता है, तो आप थोड़ा सा, अब चूंकि ये सिपाही का पेपर था तो इसमें उतना कैलकुलेशन आता नहीं है, लेकिन वो जो पेपर आने वाला है एसएससी वाला, उसमें कैलकुलेशन बढ़िया आता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं बताऊंगा कैसे आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अब जिसका भी सिपाही वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो सीधे आप लोग इस पे शिफ्ट हो जाइएगा, एसएससी वाले एग्जाम पे शिफ्ट हो जाइएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, आप लोग को फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। आप लोग खुद देख लीजिए, मैं एक ही क्वेश्चन लिख के आपको समझा रहा हूँ कि किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, दोस्तों कैसे आप कम समय में कर सकते हैं। इतना अंदर तक कोई बताता नहीं है दोस्तों, मैं बार बार चीजों आपको फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग का पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है। आप लोग हर एक, बस एक क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ इस चीज से समझाने से आपको इतना फर्क पड़ेगा। आप जो भी अगर 1 मिनट 2 मिनट भी किसी क्वेश्चन पे बचा लेते हैं ना, जहाँ पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो सोच लीजिए आपका जीत एकदम कंफर्म है, आपकी जीत कंफर्म है। नहीं तो आपके हार के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। बस आपके माँ बाप हैं जो आपका जीत देखना चाहते हैं, बाकी सभी लोग आपका हार का इंतजार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप बस जल्दी से वापस आ जाइए, कोई आपकी जीत देखना नहीं चाहता है। तो आपको जीतना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो हारने का तो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। आप जल्दी से हार जाइए, आके घर पे चुपचाप बैठ जाइए, फिर वो आपका अच्छा खासा मजा लेंगे। अभी भी आप जब जाते होंगे गाँव में तो मजा लेने वाले कितने हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, रिलेटिव से लेके हर जगह से मजा लेने वाले हैं। तो आपको उन सभी लोगों से अगर बचना है तो भाई अपने आप पर आपको काम अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हर समाज में हर तरह के लोग हैं, समाज में दोस्तों हर तरह के लोग हैं। कोई आपके बारे में अच्छा सोचता तो कोई बुरा सोचता, लेकिन जो अच्छा सोचने वाले उनकी संख्या बहुत कम है, अब बुरा सोचने वाली संख्या बहुत ज्यादा है। तो उन सभी लोग से आपको बचना है, क्योंकि वो आपको खुद आगे चल के अपना परिवार देखना है, अपने माँ बाप को देखना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से, बस आपको बस पढ़ना इस समय जो काम है केवल पढ़ना, तो उसको पढ़ाई अच्छे से करिए, जितना कम समय बचे जितना अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद आपका एनटीपीसी का भी एग्जाम आने वाला है, तो मैं एसएससी एनटीपीसी लेके साथ में चलूंगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन मैं जितना कराऊंगा उतना सॉलिड रहेगा, आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए परफेक्ट रहेगा, और वो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन वहां करके ही आएंगे, गलत करके नहीं आएंगे।
जो चीज मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ, हर एक चीज पे जोड़ दे रहा हूँ, तो वो आपके लिए फायदा होने वाला है। तो आप लोग मुझसे जुड़िए दोस्तों, मेरे चैनल पे बस देख के बस मत जाइए, आप आइए, मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। आप लोग मुझसे जुड़ेंगे तभी तो मुझे मुझे भी हर चीज समझ में आएगा। आप दोस्त लोग जो जुड़ रहे हैं, आप लोग का क्या डिमांड है, आप लोग पूछेंगे तो उसी के हिसाब से मैं चीजें बताऊंगा ना। तो एक बार आप लोग आके क्वेश्चन से भी पूछिए सर कि आप ये चीज बता दीजिए, इसके जहां आप लोग को डाउट हो रहा है उसको भी आके पूछिए। तो बार बार दोस्तों मैं बार बार हर एक क्लास में आके बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग बस आके क्लास देख के चले जा रहे हैं। तो दोस्त ऐसा मत करिए, आइए मुझसे जुड़िए, आप लोग को भी फायदा होगा। चलिए दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों इतना इजी लेके आया, इसमें भी लड़के गलती करके आते हैं, इसमें भी लड़के, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन गलती क्यों करना, मैं यही चाहता हूँ, गलती क्यों करना। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, सीधे मैंने आंसर लिखा है। अब निकाल के दिखाइए इसका 10/3 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इसको, इस क्वेश्चन को लिखने के पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या लड़के गलती कर देते हैं पेपर में, समझते नहीं है। अब इसमें क्या आपसे बोला है, एलसीएम बोला है, इस नंबर का जो p/q के फॉर्म में लिखा गया है उसका एलसीएम निकालना है। अगर समान नंबर लिखा होता तो आप एलसीएम निकाल सकते थे, लेकिन अब जब इस तरह का नंबर दिया हो तो इसको एलसीएम कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो एलसीएम जब निकालना है तो इसका एक फंडा होता है। जब अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का, अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है तो जब भी इसका एलसीएम पूछ दिया, अगर इस नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम, इस नंबर का p/q का फॉर्म में, ये सब देखिए p/q फॉर्म में है कि नहीं है, इसका एलसीएम निकालना है तो आपको ऊपर वाले नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना होता है, और नीचे वाले नंबर का क्या निकालना होता है दोस्तों, एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए इसका एलसीएम निकालना है, ऊपर वाला नंबर क्या है, 1 1 10 5, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 ही तो होगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका कितना हो जाएगा, 10 ही तो होगा। अब 10 और 5 का एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, इजीली निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालना, अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा ऐसा नंबर जो सारे नंबर को काट सकता है और सारे नंबर में है, तो देखिए बस एक ही नंबर है 3, यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ भी 3 कॉमन, यहाँ भी 3 कॉमन, यहाँ भी 3 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, 10/3। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 10/3, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ दिया होता, इसी क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ पूछ दिया तो एचसीएफ बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए एचसीएफ कितना हो जाएगा। एचसीएफ मतलब अब जब इस नंबर, अगर कोई p/q फॉर्म में दिया हुआ है, p/q फॉर्म में दिया है, इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले नंबर का आपका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब निकालिए इसका एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले नंबर में कौन सा एक ऐसा नंबर जो सारे नंबर को काट दे रहा है, तो देखिए एक ही कॉमन है, एक ही कॉमन है, एक ही कॉमन सब नंबर में, तो क्या एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। और नीचे एलसीएम निकालना है, एलसीएम कितना हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, सीधे लिख दीजिए 1/18, सीधे आपका निकल गया। 3 6 9 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 तो ही होगा, 18 तो ही होगा, ठीक है। तो सीधे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18। यहाँ कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं डस्टिंग कर दूं फिर मैं बताता हूँ आपको। जब भी एलसीएम एचसीएफ का p/q फॉर्म में आए, जो आपसे फाइंड करने के लिए करता है तो वो ऊपर रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा, और डिनोमिनेटर में उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर एलसीएम बोल रहा है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना है, नीचे का एचसीएफ निकालना है। यदि एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालना है, नीचे का एलसीएम निकालना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका दोस्तों आंसर कितना आया था, 32 आया था, जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। घोड़े का क्रय मूल्य मैंने बताया नहीं था, उसका 32 आंसर आएगा, ठीक ना। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम इजी था, ये लड़के कर नहीं पाए थे पेपर में, मेरे पास क्वेश्चन भेजे थे, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। बोला है कि यदि बिक्री कर को 3 सही 1/2% से घटकर 3 सही 1/3% कर दिया जाए तो 4200 रुपए का अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अब क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा बताइए। क्या कर रहा, बिक्री कर में कितने की कमी कर दिया है, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2% से कितना कर दे रहा है, कितना कर दे रहा है, 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%। अच्छा इसको सॉल्व किए, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7/2%, 7/2%। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 10/3%, ठीक है। अच्छा इसके भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, इन दोनों के भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 3 21 10 दूनी 20, यानी 1/6% का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा बिक्री कर क्या हो रहा है, 1/6% कम हो जा रहा है। बिक्री कर क्या आ रहा है, 3 सही 1/2% से जब 3 सही 1/3% होगा तो बिक्री कर में कमी कितनी आ रही है, 1/6, यानी एमआरपी कितना दिया, 4200,
4200, ठीक है। एमआरपी कितना दिया 4200, इसका 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6%। जब 6% करेंगे तो परसेंट को हटा दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 42, यानी 7 रुपया कम हो जाएगा। यदि बिक्री कर को 3 सही 1/2% से घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाएगा तो जो अंकित मूल्य 4200 रुपया था, अब 4200 से घट के कितना हो जाएगा 4200 रुपया से घट के कितना हो जाएगा, इसमें 7 रुपए की कमी हो जाएगी। और 7 रुपए की कमी आएगी, 7 रुपए की दोस्तों कमी होगी तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 7 रुपए की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 4193 रुपया, 4193 रुपया, यही आपसे पूछ रखा है। तो आपसे केवल कमी पूछा था, कमी कितना हो जाएगा 7, और कितने की कमी बोलता है एमआरपी में तो कितना हो जाता है 4200 से कितना हो जाता है 4193 रुपया, 4193 रुपया। तो ये आगे तक सोचना है, ये आगे तक सोचना है, बस इतना ही नहीं कि 7 रुपया कम हो गया। अगर पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता था, ठीक है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ पूछा नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन। बस क्या किया, बिक्री कर को घटा दिया, सेल्स टैक्स को क्या कर रहा है घटा दे रहा है। पहले जो 3 सही 1/2% था, अब उसको क्या कर दिया 3 सही 1/3% कर दिया। तो वही बोल रहा कि कितने की कमी हो जाएगी खरीदने में। इसमें कोई टफ क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग ध्यान से, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेकंड इसको डस्टिंग करो। मैं एक एक चीज आपको एकदम खोल खोल के बता रहा हूं कि आपका दिमाग एकदम ओपन हो जाए। आप कोई क्वेश्चन करने जाए तो आपके पास सारा अप्रोच रहे करने के लिए, कोई चीज भूले ना, आपके दिमाग में सारी चीजें आए। बस ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ दोस्तों ना, इससे आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, आप हर तरीके से सोचने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, जब आपका दायरा बढ़ जाएगा ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसको बढ़िया से आप टैकल करेंगे, उसको बढ़िया से उसको सॉल्व करेंगे, आप कम समय में करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या दिया है, बोला एक मिश्रण के 40 लीटर में 17.3 के अनुपात में दूध और पानी है। अच्छा, मिश्रण कितने का 40 लीटर का, और इसमें क्या है मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर कितने में है 17:3, 17:3, ठीक है। ये टोटल कितने लीटर का मिश्रण है दोस्तों 40 लीटर का, कितने का मिश्रण है 40 लीटर का। जो शुरुआत का जो मिश्रण है, जो मिल्क और वाटर है, वो कितने का, एक कोई मिश्रण उसमें 17 यूनिट की आपका मिल्क है, 3 यूनिट वाटर है, तो टोटल कितने का 40 लीटर का। अब अगला लाइन क्या बोल रहा है, इसमें कुछ और दूध मिलाने पर, इसमें कुछ और दूध मिलाने पर, यहाँ पे गलती मत करिएगा, दूध मिलाया जा रहा है पानी, इसमें क्या कर रहा है कुछ और दूध मिलाया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 7:1 हो जाता है। अब अनुपात कितना हो जा रहा है 7:1 हो जाता है, 7:1 हो जाता है। तो इससे मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है, इससे मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी। अच्छा, जब ये मिश्रण था, पहले वाला मिश्रण था, तो उसमें दूध और वाटर का रेशियो कितना दिया है 17:3। अब इसमें दूध क्यों मिलाया जा रहा है, इसका मतलब पानी क्या है कांस्टेंट है, पानी पहले भी 3 था, अब पानी अब भी 3 है, पानी पहले भी 3 था अब भी 3 है। तो यहाँ पे क्या कीजिए 3 से इसका गुणा कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना 7 3 की 21 हो जाएगा, ये बदल के, और ये कितना हो जाएगा 3 लीटर। पहले भी पानी 3 लीटर था, अभी 3 लीटर है। पहले मिल्क कितना था 70 लीटर, और चूंकि दूध ऐड किया गया तो अब कितना बढ़ रहा है 4 यूनिट बढ़ रहा है, 17 4 21 हो गया है। अच्छा, आपसे लीटर में पूछा है, आपसे इसमें मिलाया गया दूध की मात्रा लीटर में कितनी है। अच्छा, कितना मिलाया जा रहा है, इसमें 4 यूनिट मिलाया जा रहा है, 4 यूनिट मिलाया जा रहा है। यही आपको मान निकालना, क्योंकि 17 4 कितना होता है 21, यही 4 यूनिट दूध मिलाया जा रहा है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा। अब देखिए 17 3 20 यूनिट का मान, 20 यूनिट का मान दोस्तों दिया था पेपर में कितना 40 लीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2 लीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 2 लीटर। तो आपसे कितना बताना है 4 यूनिट का, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क कितना मिलाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 4 × 2 यानी 8 लीटर। बताइए किसको समझ में नहीं आया है, किसको समझ में नहीं आया। कभी कभी पेपर में हालांकि इसमें 3 ऑप्शन 4 से कटने वाले दे दिए थे, कभी कभी पेपर में सीधे एक ऑप्शन कटने वाला होता है। देखिए कितना मिलाया जा रहा है, तो उसी से अगर वो नंबर कट रहा है तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे उसको आंसर टिक कर दीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा, और चूंकि 4 का मल्टीपल सारा है, लगभग 6 को छोड़ दिया जाए तो 6 को छोड़ दिया जाए तो 4 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इतना ईजी भी इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे मिल्क अब क्या हो रहा है, मिल्क में चेंजिंग हो रही है, जबकि वाटर क्या है सेम है, पहले भी वाटर 3 था अब भी वाटर 3 है, पहले भी पानी 3 था अब भी वाटर भी 3 है। तो दोस्त आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का 30 तारीख और 31 तारीख को पेपर है, जैसे समझ लिया जाए। जो भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ आपके लिए बहुत बढ़िया है,
आप लोग ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा। इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी क्वेश्चन सही करके आइए, अब गलत मत करिएगा, ठीक है, किसी भी कीमत पे। क्वेश्चन को जो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, लास्ट में एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे देख रहे हैं, मेरी क्लास देख रहे हैं, यदि मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आप लोग के बिना मैं भी नहीं आगे बढ़ सकता हूँ, आप लोग खुद जानते हैं। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम भी जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ज्यादा लोगों को नहीं बता सकता हूँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई मैं सब लोगों को बता सकूं, जो चीज हमको पता है मैं एक एक चीज आपको बताऊं कि आपको उससे फायदा मिले पेपर में, आप कोई चीज गलत ना करके आए। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक सब लोग नहीं जानेंगे तब तक जो चीज मैं बता रहा हूँ कैसे आप लोग हर चीज मैथ में देखिए, मैथ का जितना भी टॉपिक है आपका वो बस सीधे कॉन्सेप्ट, जितना भी आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन है वो सीधे आपका समझ जाइए, आपके कॉन्सेप्ट बेसिस पे। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, कैलकुलेशन बढ़िया कर लेते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चन को बस आपको ध्यान से पढ़ना है, एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आप लोग खुद ही समझ में आएगा, कितना मैं अंदर अंदर तक आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आपको पेपर में कोई गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए अपना। 30 और 31 वाले बच्चों के लिए मैं अभी से भी उन लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ भाई, आप लोग अच्छे से पेपर दो, आप लोग का पेपर अच्छा हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू।